सर ये जो पीपीसी पढ़ाए हैं उसका पीवी ये है क्या, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है क्या आपके पास में? क्या सॉरी। ये जो लास्ट टॉपिक अपने पढ़ा है जी। उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है क्या आपके पास? लाइक। हाँ, आपको मिल जाएगा, शेयर कर देंगे हम ग्रुप में। ओके। तो वर्कशॉप ज्वाइन किया था आप लोगों ने? हाँ सर। क्वाइट कैसा था? एनर्जेटिक है। बस और भी कुछ मतलब उन्होंने अच्छे तरह से बताया। जो अपना ऑलरेडी हो चुका था वही उन्होंने मतलब रिवाइज हो गया एक बार। चलिए, अच्छी बात है। तो आज मैं आप लोगों को अपना वेबसाइट की एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। ये जब भी सर हम ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि कोई भी अगर नया वेबसाइट आता है तो उसका एनालिसिस आना चाहिए। तो ये अपन आगे कर पाएंगे। बहुत बिल्कुल, अच्छा टॉपिक है सर। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी कोई नई वेबसाइट के लिए हम वर्क करते हैं या फिर किसी पुरानी वेबसाइट के लिए, तो हमें सबसे पहले एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए एसईओ एग्जीक्यूटिव ये एनालाइज करना पड़ता है कि वेबसाइट में क्या क्या कमियां हैं। वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है, वेबसाइट का स्कोर क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। कीवर्ड भी एक पार्ट है उसका। कीवर्ड रिसर्च के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, आई थिंक हमने कई बार डिस्कस किया है और वर्कशॉप में भी उस चीज का डिस्कस किया गया था। तो कीवर्ड रिसर्च ऑल्सो एक वेबसाइट एनालिसिस या फिर वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट का एक हिस्सा है। तो वेबसाइट एनालिसिस के लिए हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं। कुछ पेड टूल्स भी हैं, कुछ फ्री टूल्स भी हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कौन से हम पेड टूल्स का यूज कर सकते हैं, फ्री टूल्स का। इस 2 मिनट का टाइम चाहिए। प्लीज वेट। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हेलो आवाज नहीं आ जितेंद्र रहा। वेट। जितेंद्र वेट, मैं बताऊँ। एक सेकंड। हेलो। हाँ, तो वही है, टिप्स वगैरह हम दे सकते हैं, हैशटैग कैसे यूज करना है, और कैप्शन में लिंक हमेशा यूज करें वेबसाइट का ताकि सीटीआर इंक्रीज हो। ठीक है? हाँ 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 हाँ। एक बार नाम बता रहा हूँ सर। हाँ, आर्टिकल का ऑप्शन है, आर्टिकल डालें। न्यूज़ लेटर का भी ऑप्शन आता है, न्यूज़ लेटर भी यूज कर ये सकते हैं। ऑप्शन कहाँ आता है, कौन सी पोल्स वेबसाइट बना में? सकते हैं। ठीक है, पोल बना कर ताकि यूजर एंगेजमेंट हमारा इंक्रीज हो, यूजर के साथ इंगेज कर सकें, तो पोल वगैरह भी डाल सकते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है। हाँ, तो वो सारी एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ा फॉलोअर्स भी हमारे इंक्रीज हो डेली बेसिस पे।
और मैं ट्राई करूंगा, एक मैं कैलेंडर जो है सोशल मीडिया वो शेयर कर दूंगा आपको के साथ, ठीक है, आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। ओके। हाँ, और जो कीवर्ड लिस्ट मैंने आपको दी थी वो एक बार आप उनको भेज देना। हाँ हाँ, वो भेज देना। हाँ, मैं भेज दूंगा या तो फिर आप भेज देना। मैं एक बार। हाँ, करवा दो जैसा भी है। ठीक है। ओके। हेलो। हाँ, सॉरी गाइस, एक कॉल थी। तो ये टूल है, इसका नाम है स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ स्पाइडर। इस टूल का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके वेबसाइट के 500 यूआरएल्स को फ्री में एनालिसिस करता है। अगर आपकी वेबसाइट में ज्यादा यूआरएल्स हैं, कोई ज्यादा बड़ी वेबसाइट है 2000 3000 पेजेस की, तो उसके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्मॉल वेबसाइट्स के लिए 500 यूआरएल्स फ्री में एनालिसिस करके आपको बताता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का एक यूआरएल डाला, और डालने के बाद इसको स्टार्ट करूंगा तो ये अपना मेरी सारे यूआरएल्स को क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। क्रॉल करना मीन्स रीड करना स्टार्ट कर देगा, चेक करेगा कि कौन से पेजेस पे आपके क्या कमी है। कमी इन द सेंस, किन पेजेस पे आपका मेटा टाइटल मिसिंग है, किन पेजेस पे आपको जो है अपने मेटा टाइटल को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है। इसी तरीके से आप मेटा टाइटल चेक कर सकते हो अपने हर पेजेस का। मेटा डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन में देखिए, हमें यहाँ पता लग गया कि कितने यूआरएल्स हैं जिन पे मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डले हुए। तो हमें क्या है, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो ये आप एक अपनी रिपोर्ट में आप इसको बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे एसईओ की, या फिर एनालिसिस रिपोर्ट बनाएंगे उसमें। ठीक है। मेटा कीवर्ड आप चेक कर सकते हैं। मेटा कीवर्ड तो बेसिकली मैटर करता नहीं आजकल, ठीक है, लेकिन मेटा कीवर्ड आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। कि हम कीवर्ड्स को काफी जगह यूज करते हैं, मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, अपने यूआरएल में, अपने हेडिंग में, अपने पेज कंटेंट में। तो काफी जगह हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं, तो इसकी वजह से मेटा कीवर्ड्स जो पहले यूज किया जाता था, अब वो नहीं किया जाता, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी जगह मेटा कीवर्ड्स को, अपने कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं, तो मेटा कीवर्ड्स अब मैटर नहीं करता। लेकिन आप लगा सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप लगा सकते हो। उसी तरीके से आप अपना H1 टैग चेक कर सकते हैं। H1 टैग जो कि हमने आपको बताया था कि H1 टैग आप हर वेब पेजेस पे एक बार यूज कर सकते हैं, और H2 टैग आप मैक्सिमम 10 टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो किन पेजेस पे आपके मेटा, सॉरी, H1 टैग मिसिंग है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है। ये सारे यूआरएल्स हैं वेबसाइट के। मैं ऑडिबल हूँ ना? सर एच टैग कितने बार यूज कर सकते हैं एक पे? H1 टैग आपको 1 टाइम यूज करना है। हाँ। हम्म। H2 टैग आप मैक्सिमम 10 टाइम यूज कर सकते हो। H2 ओके। टैग, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कितने आपके ऐसे पेजेस हैं जिसपे H1 मिसिंग है। जैसे H2 टैग पे भी आप चेक कर सकते हो। ये भी पता लगा सकते हो कि H2 टैग आपने किसको बनाया है। अगर कोई पेज है आपका, उस पेज पे आपने H2 टैग किसको बनाया है, किस कंटेंट को, आपकी हेडिंग को आपने H2 टैग दिया है, वो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है। ऑल ऑल टैग अगर मिसिंग है आपके इमेजेस पे, आपने जो इमेजेस यूज की है, इस पे आपका ऑल टैग जो है मिसिंग है, वो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। जैसे कि मिसिंग यूआरएल आ रहे हैं, मिसिंग ऑल टेक्स्ट, तो इन यूआरएल्स के ऊपर आपने जो है ऑल टेक्स्ट नहीं लगाया, तो इन यूआरएल्स के ऊपर आप अपना ऑल टेक्स्ट लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है? अगर आपकी वेबसाइट पे कोई एरर पेज है, तो आप उन एरर पेजेस का पता लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अगर 404 एरर है, फिलहाल तो नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी एरर पेज, अगर होगा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये आपके एरर पेजेस हैं, इनको आप रिजॉल्व करें, फिक्स करें।
क्योंकि एरर पेज हमारी वेबसाइट पे होते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा यूजर एक्सपीरियंस डाउन हो जाता है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही खराब हो जाएगा। ठीक है? इस टूल्स का आप यूज कर सकते हो ये पता लगाने के लिए कौन सा यूआरएल जो है वो मिसिंग है, उस पे कंटेंट मिसिंग है, कीवर्ड मिसिंग है, H1 H2 टैग मिसिंग है। ये सारी चीजें आप पता लगा सकते हैं। देन एक और वेबसाइट है ये, सेकेंड, एसईओ साइट चेकअप, SEOsitecheckup.com। ये यूआरएल को आप लोग ध्यान में रखना। मैं इस लिंक को मैं शेयर कर देता हूँ आपकी चैट बॉक्स में। और भी वेबसाइट है एसईओ एबिलिटी, इस पे भी जो है आप अपना एनालिसिस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना यूआरएल डालूंगा, एनालिसिस करूंगा, तो ये मुझे इसकी रिपोर्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, तो गूगल के ऊपर आपको काफी सारे ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपना वेबसाइट की परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इश्यूज बता रहा है मेरी वेबसाइट पे, क्या क्या मुझे फिक्स करने की जरूरत है। तो जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए, किसी की वेबसाइट के लिए आप एसईओ ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, तो यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए एसईओ साइट चेकअप पे जो है मेरा एसईओ स्कोर 76 दिखा रहा है, और यहाँ एसईओ एबिलिटी के ऊपर जो है ये 51% दिखा रहा है। ठीक है, ये इतना डिफरेंसेस दिखा रहा है बिकॉज ये दोनों जो है, एक तो फ्री टूल है, इसकी वजह से मुझे ये सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। दूसरा कि दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग है, इस वजह से ये नंबर्स डिफरेंट शो हो रहे हैं। तो इस बात पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों जगह अलग क्यों है। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ से कि हमने अपनी वेबसाइट में क्या मिस्टेक की है। ठीक है, ये सारे इश्यूज आपको बता रहा है, हाई प्रायोरिटी वाले इश्यूज बता रहा है यहाँ पे, जिन्हें आपको फिक्स करना है। ठीक है, तो आपको बस इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स आप बनाओगे। जैसे कि मैं आपको एससी ऑडिट रिपोर्ट में शेयर करता हूँ। आपके देख रहे हो स्क्रीन पे, इस तरीके से आप एक अपना एससी ऑडिट रिपोर्ट आप बना सकते हो। ठीक है, उसमें हमें क्या क्या चीजें फिक्स करनी है, ऑन साइट हमें क्या वर्क करना है। ठीक है? अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ये फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऑफ साइट हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है, टॉप प्रायोरिटी पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, हमें कीवर्ड्स क्या यूज करने हैं, ये सारी चीजें मैंने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, इस तरीके से आप एक अपनी रिपोर्ट बना सकते हो। यहाँ से आपने क्या पिक किया, जो इश्यूज हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, हो सकता है कि आपने जो है कैनोनिकलाइजेशन को फिक्स कर रखा है, बट यहाँ पे आपको कैनोनिकलाइजेशन दिखा रहा है फिर भी कि आपको कैनोनिकलाइजेशन फिक्स करना है। तो इस पे आप क्या करोगे कि अगर आपने फिक्स कर रखा है तो इस पॉइंट को आप रिमूव कर दो, अगर नहीं किया है तो आप इसको ऐड कर दो अपनी यहाँ पे रिपोर्ट में। कैनोनिकल फिक्स करना है हमें, कैनोनिकल की रिक्वायरमेंट है। ओके। तरीके यहाँ पे भी और दिखा रहा है मुझे कि जावा स्क्रिप्ट फाइल है, उसको मिनिफाई करके दोबारा से लगानी है, की वजह से मेरा लोडिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो सके। H1 H2 टैग के यहाँ पे इशू दिखा रहा है, H1 H2 टैग प्रॉपर यूज नहीं किए गए वेबसाइट पे। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी वाले, मीडियम एंड लो, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इशू नहीं है, आपको रिजॉल्व नहीं करना है इसको, आपको करना है। ये आपके इश्यूज हैं, आपको फिक्स करने हैं। ठीक है?
अब जैसे यहाँ आपको पता लग गया कि मेटा टाइटल में ये आपको वार्निंग दे रहा है कि मेटा टाइटल जो है आपने 71 कैरेक्टर का यूज किया है, जो कि 60 कैरेक्टर के अंडर में होना चाहिए। तो ऐसे कितने यूआरएल्स हैं जहाँ पे आपके मेटा टाइटल मिसिंग है या फिर ज्यादा ओवर लेंथिंग है? तो उसका पता आपको कहाँ से लग सकता है? स्क्रीमिंग फॉग एसईओ से, है ना। स्टिल पे हमने जाकर के देखा कि हमारे सारे यूआरएल्स जिन पे मिसिंग है वो हमें यूआरएल्स पता लग गए, और उन यूआरएल्स पे हम अपना वर्क करेंगे, उसको फिक्स करेंगे जो भी बग्स हैं। अब इनमें से वो चीजें देखनी है आपको कि जो ये आपको अलर्ट कर रहा है कि हेडिंग टेक्स्ट मिसिंग है। ठीक है, जो जो आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं यानी कि आपने वो चीजें फिक्स कर ली है, आपने उस पर वर्क कर दिया। इनलाइन सीएसएस टेस्ट, सारा मोस्टली ज्यादातर जो है ये टेक्निकल इश्यूज हैं, जो कि अगर आप कर सकते हैं, आपको नॉलेज है कोडिंग की, तो आप अपने एंड से कर सकते हैं, अदरवाइज ये आप अपने डेवलपर से फिक्स करवाओगे। सोशल मीडिया टेस्ट यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोशल मीडिया टेस्ट ये क्या क्या चीज के लिए दिखा रहा है। कई बार हम अपनी वेबसाइट पे सोशल मीडिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे हमने सोशल मीडिया के आइकन्स दिए हुए हैं अपने पेजेस के, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो हमारे पेजेस हैं उनका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इस टैग्स के बारे में बात कर रहा है, इन आइकन्स के बारे में बात कर रहा है। ये यहाँ पे बात कर रहा है ओजी टैग के बारे में। ओजी टैग आपने, आप लोगों को पता होगा, आई होप हमने आपको बताया अच्छे से। ओजी टैग क्लियर है सबको या फिर मैं रिपीट करूँ, रिवाइज करें इसको? नहीं सर, बताइए बताइए एक बार। जी। तो ओजी टैग क्या होता है? हमारा ओपन ग्राफ टैग होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक यूआरएल है और मैं इसके व्यू सोर्स में चाहता हूँ। व्यू सोर्स में चल के मैं चेक करता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना ओजी टैग दिया हुआ है। ठीक है, ये ओजी टैग है अपना, ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, ओजी टैग के अंदर मेरा पेज का टाइटल है, मेरे इस पेज का डिस्क्रिप्शन है, और इस पेज पे जो मैंने इमेज यूज किया है उसका यूआरएल है। ओके। तो अब ये ओजी टैग हेल्प क्या करेगा मुझे? जब मैं इस यूआरएल को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर के शेयर करूंगा। एक सेकंड। मैं इस पे जाकर के अपने यूआरएल को शेयर करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि ये जो इमेज मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है अपने पेज पे, उसको इसने फैच कर लिया और उसका कंटेंट भी इसने टाइटल उठा लिया। तो ये कि ओजी टैग आपका ये हेल्प करता है। ठीक है, आप जब कोई आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट करोगे अपनी वेबसाइट पे और उस यूआरएल को आप शेयर करोगे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपने, ताकि आपके जो व्यूज हैं आर्टिकल पे, व्यूज आपके बढ़े, आपके ब्लॉग पे व्यूज आपके बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा रीड करें। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि सोशल मीडिया पे ही शेयर करते हो अपने लिंक्स को, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने शेयर किया तो इसने बाय डिफॉल्ट जो है इमेज का यूआरएल फैच कर लिया और टाइटल को भी फैच कर लिया। ठीक है, अब ये पोस्ट यहाँ पे मैं कर दूंगा। पोस्ट करने के बाद ये जो हम नॉर्मल पोस्ट करते हैं वो कभी क्लिकेबल नहीं होती, है ना। हम किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है कि जूम हो जाती है image। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो छोटी वो थी। गिलास तो इसे, हमने 40 अरे हम पीते हैं डेली ऐसा। क्या है यार ये। हाँ, तो कहा था मैं।
जब भी हम अपने यूआरएल को ऐसे पोस्ट करेंगे तो ये फैच कर लेगा। फैच करने के बाद जो आपका इमेज है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन है, वो साथ में फैच हो जाएगा। यूजर जब भी इस पे क्लिक करेगा तो यूजर डायरेक्टली विजिट कर जाएगा आपके उस पर्टिकुलर पेज पे जिसका लिंक आपने शेयर किया है सोशल मीडिया पे। ठीक है। तो ओजी टैग इसलिए हेल्पफुल है कि आपने जो यूआरएल पोस्ट किया, उसका एक तो उसने प्रीव्यू इमेज उठा लिया, उसका कंटेंट उठा लिया। ठीक है। और वो क्लिकेबल पोस्ट हो गई आपकी। यूजर क्लिक करते ही विजिट कर जाएगा आपकी पोस्ट पे। ठीक है। तो और जो जितने भी मतलब हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, तो इन पे जब आप यूज करते हो अपना अपना जो वेबसाइट का लिंक है पोस्ट करते हो तो ये फैच कर लेता है। लेकिन अगर इसी यूआरएल को आप ट्विटर पे जाकर के पोस्ट करोगे तो वो फैच नहीं करेगा। अब आप बोलोगे कि ट्विटर पे फैच क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ट्विटर ट्विटर भी एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे फैच नहीं करेगा इसलिए क्योंकि ट्विटर का जो है ओजी टैग वो अपना खुद का यूज करता है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं ट्विटर कार्ड। तो ट्विटर कार्ड भी वैसे ही वर्क करता है जैसे ओजी टैग वर्क करता है। अगर आप अपने ऑडियंस, अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस ट्विटर पे भी है तो उसके लिए आप यूज करोगे ट्विटर कार्ड का। ठीक है। जैसे ट्विटर ज्यादा मोस्टली यूज किया जाता है पॉलिटिशियंस के लिए या फिर सेलिब्रिटीज के लिए। तो अगर आपकी वेबसाइट पॉलिटिशियंस या फिर सेलिब्रिटीज के ऊपर ब्लॉग लिखती हैं या फिर कुछ लेटेस्ट जो भी इंडस्ट्रीज में चलता है उनकी वो आप पोस्ट करते हो अपने वेबसाइट पे, न्यूज की वेबसाइट है आपकी, न्यूज आर्टिकल की वेबसाइट है, तो उसके लिए आप ट्विटर यूज कर सकते हो। ठीक है? तो ये है कि सोशल मीडिया का एक ये भी चीज है कि हर एक चीज के लिए अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स हमें यूज करने होते हैं। ठीक है? अगर आप प्रोफेशनली सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो प्रोफेशनली हमारा लिंक्डइन है ना। फेसबुक पे आपको हर तरीके के आपको ऑडियंस मिलेगी। तो फेसबुक अपने आप में एक बहुत ही मतलब वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है उसके पास, लेकिन कुछ कैटेगरीज अलग अलग है। इस तरह से लिंक्डइन की है, ट्विटर की है, पिंटरेस्ट की भी अपनी कैटेगरी है। तो ये ओजी टेक का जो है अपना वर्क करने का तरीका है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको ओजी टेक। यस सर। देन आप और भी इसमें चीजें आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको फिक्स करवानी है। और ये सारी चीजें फिक्स करवाने के बाद यहाँ पे एक सीडीएन का भी इशू दे रहा है। सीडीएन होता है हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके कुछ वार्निंग दे रहा है। मतलब ये हायर प्रायोरिटी इश्यूज नहीं है कि वो हमें वार्निंग दे रहा है कि आपको इसे फिक्स करना चाहिए। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप क्या करोगे कि एक आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे कुछ इस तरीके की। ठीक है। आप इससे बेहतर बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग ना, और भी थोड़ा सा उसको यूटिलाइज करके अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में। तो इस तरीके की आप एक अपनी रिपोर्ट बना करके आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ या फिर अपने मैनेजर के साथ, क्योंकि हमें इस चीज पे वर्क करना चाहिए। ओके। सो ये हमारा इस तरीके से हम अपने ऑडिट रिपोर्ट एक रेडी कर सकते हैं और उन पे वर्क करना एक स्ट्रेटेजी प्लान हम बना सकते हैं। देन ये हो गया हमारा कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को ऑडिट करेंगे। अब इसमें एक चीज और होगी कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी एनालिसिस करोगे। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे एनालिसिस करोगे? कॉम्पिटिटर की क्या एक्टिविटीज को आप फॉलो करोगे? जो भी कॉम्पिटिटर आपका एक्टिविटी कर रहा है जो कि वो आपसे टॉप पे है, वो किस वजह से है, क्यों है आपसे आगे, तो उन चीजों को आपको एनालिसिस करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपने कीवर्ड डाला है, यहाँ पे क्वेरी करी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन गुड़गांव। तो यहाँ पे जो भी मेरे टॉप पे रिजल्ट आ रहे हैं ये क्या है, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स है।
अब इन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इन्होंने क्या क्या चीजें फॉलो की हैं जो मैं फॉलो नहीं कर रहा, तो उनको मुझे एनालिसिस करना है। तो एक तो हम अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करने के लिए पेड टूल्स का यूज करते हैं, जैसे सेमरस है, मोज है, एचरेफ है। ये काफी सारे पेड टूल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए। लेकिन हम, अगर हमारे पास कोई पेड टूल नहीं है, कोई ऐसा फ्री टूल भी नहीं है, तो हम और किस तरीके से वेबसाइट को, अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा कॉम्पिटिटर फाइंड करने का जो तरीका है वो यहाँ से आप इजिली देख सकते हो। आपने अपना क्वेरी किया, आप इस कीवर्ड पे फोकस कर रहे हो जो आपका मेन कीवर्ड है, आपने उस कीवर्ड को डाला गूगल पे, और जो भी रिजल्ट्स आए, जो भी आपसे ऊपर है, जो भी टॉप पे मतलब टॉप पे रैंक है जिन वेबसाइट्स की, वो वेबसाइट्स क्या है कि आपके कॉम्पिटिटर हुए, राइट। सो इन कॉम्पिटिटर्स को आप एनालिसिस कर सकते हो। तो इनकी वेबसाइट पे आप विजिट किया, अब इनकी वेबसाइट चेक करो कि इन्होंने क्या क्या चीजें यूज की हैं। इन्होंने कॉल टू एक्शन बटन कैसे यूज किया है, अभी जैसे पॉपअप आ गया, इन्होंने पॉपअप फॉर्म यूज किया हुआ है। कीवर्ड्स इन्होंने कैसे यूज किए हैं, ठीक है। इन्होंने इंटरनल लिंकिंग देखी, इन्होंने स्टार्टिंग से ही इंटरनल लिंकिंग स्टार्ट कर दी, सारे इंटरनल लिंकिंग की हुई है। ठीक है, ये हमारे कॉल टू एक्शन बटन जिनको हम बोलते हैं, ये रिक्वेस्ट बटन है, जैसे ये चैट का बटन है, ये क्या है, ये हमारे कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, यूजर जब आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, तो इनकी वजह से, इनके मतलब इन चीजों के इम्प्लीमेंटेशन से आपका विजिटर आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें अपनी वेबसाइट पे यूज करना चाहिए। तो हमें इस तरीके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट्स को निकाल करके हम एनालिसिस करें कि हमें और क्या करना चाहिए, हम कैसे अपनी वेबसाइट को और भी सर्च इंजन में और भी बेटर रैंकिंग के लिए इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी नहीं करना है टोटली कि आपने मतलब दूसरा अपना कॉम्पिटिटर देखा और उसको पूरा ही पूरा कॉपी कर लिया, वैसे नहीं। अब जैसे ये तो मैंने देख लिया यहाँ पे कि इन्होंने किस तरीके से इंटरनल लिंकिंग की है, किस तरीके से इन्होंने अपने ऑफर्स को दिखाया है, जगह जगह पे इन्होंने अपने इंक्वायरी फॉर्म दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन का बटन है, जगह जगह पे इन्होंने यूज किया हुआ है कि जहाँ पे भी इनको लगता है कि यूजर इस पॉइंट के बाद जाकर के क्वेरी कर ही देगा। ठीक है, तो ये एक सेंस है जो इन्होंने मतलब यूज किया है, लगाया है अपना, कि कहाँ से यूजर मतलब कंटेंट रीड करते करते आएगा और यहाँ पे आकर के वो क्वेरी करने के चांसेस हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने दिया है कि फ्री डेमो, एनरोल नाउ। ठीक है, अब ये तो रहा कि मेरा वेबसाइट के ऊपर का, कि मैं वेबसाइट के ऊपर में क्या क्या चीजें और इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अब इसके व्यू सोर्स में चल के देखते हैं कि इन्होंने क्या चीजें यूज की हैं ऑन ऑन साइट पर्पज पे, ऑन साइट एसईओ पर्पज पे इन्होंने क्या क्या चीजें यूज की हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका मेटा टाइटल, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो हमने भी यूज किया है, ये आपका कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कैनोनिकल टैग का, जो हम डुप्लीकेट कंटेंट को गूगल गूगल बोर्ड को बेसिकली हम बताते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं अपना कैनोनिकल टैग। मेटा कीवर्ड, मेटा कीवर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है तो हम भी यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ओजी टैग, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, ओजी टैग इन्होंने यूज किया है। ट्विटर कार्ड, जो मैं ट्विटर कार्ड बता रहा था आपको, ये इन्होंने ट्विटर कार्ड यूज किया हुआ है। तो दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ट्विटर के लिए हमने पर्सनल यूज किया हुआ है ट्विटर कार्ड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने स्कीमा टैग को भी यूज किया हुआ है। स्कीमा टैग के यूज से आप अपने और भी फीचर्स, अपने और भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आप यूजर को दे सकते हो, जिससे कि यूजर का जो है आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो। स्कीमा टैग यूज किया उन्होंने, यहाँ पे भी एक और स्कीमा टैग यूज किया इन्होंने, एफएक्यू स्कीमा। जैसे कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सर्च रिजल्ट में, ये आप देख रहे हो, ये आपके एफएक्यू से आते हैं। तो इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें यूज की हैं, क्या क्या एक्टिविटीज मतलब इन्होंने फॉलो किया है अपनी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर,
देन इनके आप सोशल मीडिया चैनल्स को भी आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया पे ये कैसी एक्टिविटीज करते हैं, किस तरीके के पोस्ट कंटेंट डालते हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है हमारे अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करने का और अपनी वेबसाइट को एनालिसिस करने का, दोनों के बीच में गैप क्या है उनको फाइंड आउट करने का एक स्ट्रेटेजी कह लीजिए, प्लान कह लीजिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो कि आप कैसे अपनी वेबसाइट एनालिसिस करेंगे और कॉम्पिटिटर को कैसे एनालिसिस करोगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर ये अभी वेबसाइट एनालिसिस का हो गया। अभी मुझे नया वेबसाइट दिया है, मुझे इसका पीपीसी करना है, मतलब पेड कैंपेन चलाना है। हाँ तो मुझे कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा। तो हाँ, अ, मतलब यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स है, क्या है इसका अबाउट, तो कीवर्ड कैसे निकालने का, मतलब वो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आप सर्च करते हो? देखो आपको सबसे पहले जो नई वेबसाइट मिली है उस नई वेबसाइट पे आप उसका कंटेंट रीड करो कि कंटेंट को पहले समझो कि उसकी सर्विस क्या है। हमने पहले भी इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। आप पहले सबसे पहले उसकी सर्विस को चेक करोगे कि सर्विस क्या है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये वेबसाइट ओपन है StoIntern.com। अब आप हाँ, मुझे देख करके बताओ ये कि ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप का कुछ है, पर उसमें और जाके देखिए, मतलब एक ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप का है इसमें, ठीक है, नहीं सही नहीं, पकड़ा आपने। हाँ, एक, ठीक है, उसके अब बाद मतलब ट्रेनिंग ये इंटर्नशिप में, एजुकेशनल वेबसाइट है, एक एजुकेशनल ट्रेनिंग वेबसाइट है। उसके हाँ बाद में इसमें ट्रेनिंग एंड चलता है। और हाँ, ये इतना आया है समझ में। आगे कोर्सेज प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट। है ना। तो यहाँ से आपने पता लगा लिया कि इसकी सर्विसेज क्या है। ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है अलग अलग कोर्सेज की, ठीक है। करेक्ट। तो अब इसके बिहाफ पे आप अपना कीवर्ड जो है रिसर्च करोगे। कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल्स आपको बताया गया है। गूगल कीवर्ड प्लानर आप यूज कर सकते हो, कीवर्ड सर्फर यूज कर सकते हो। ये काफी सारे टूल्स हैं, फ्री टूल्स हैं, उनको यूज कर सकते हो आप। लेकिन कीवर्ड प्लानर एक बेस्ट टूल है जहाँ से आप अपने राइट कीवर्ड को चूज कर सकते हो, राइट कीवर्ड आप सजेस्ट कर सकते हो। आपको मतलब वही कीवर्ड सजेस्ट करता है जो यूजर्स जो हैं सर्च करते हैं सर्च इंजन पे जाकर के, तो वही उन्हीं कीवर्ड को आपको सजेस्ट करेगा। तो उन कीवर्ड्स को आप एक अपनी लिस्ट तैयार करें, देन उस पर आप जो अपना पीपीसी करना चाहते हैं तो पीपीसी में यूज करें, अगर आप ऑर्गेनिकली एसईओ में यूज करना चाहते हैं तो एसईओ में यूज करें, ठीक है। हेलो सर, हेलो। ये वो पूछना चाह रहा था, वो इंटरनेट इंटरनेट लिंक लिंक और बैक लिंकिंग में क्या डिफरेंस इंटरनल लिंकिंग और बैक लिंकिंग। है? इंटरनल लिंकिंग जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक करते हैं आपस के पेजेस को, जैसे कि यहाँ इंटरनेट पे, लिंकिंग। हाँ ये पेजेस है, अलग अलग पेजेस हैं ये सारे। अब इन पेजेस को आपस में लिंक करूंगा तो वो मेरी इंटरनल लिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इस पेज पे आ गया, अब मैं इस पेज पे किसी मान लीजिए कोई मेरा दूसरा पेज है, उस पेज को मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारी इंटरनल लिंकिंग हो जाएगी। होम पे आने के बाद आप ये जो सारे मेरे पेजेस हैं, ये अलग अलग पेजेस हैं, ये सारे लिंक है, तो ये इंटरनल लिंकिंग। बैक लिंकिंग, जिनको हम एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं, जो हमारा अपनी बैक लिंकिंग बनाते हैं दूसरी वेबसाइट से जाकर के। दूसरी वेबसाइट पे जाके कंटेंट अपलोड करके उसका लिंक वो शेयर करते हैं जी। हाँ, जो आप जो है ऑफ पेज एक्टिविटीज जो हमने आपको दी है करने के लिए, वो आप हाँ, एक्टिविटी करते हो, वो एक बैकलिंक वाली एक्टिविटी है। बैक लिंक जाएगी। बैकलिंक क्रिएट करना, जिसे हम एक्सटर्नल लिंकिंग करना भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इनबाउंड लिंक, आउटबाउंड लिंक, ये सेम ही है, ठीक है। सेम ही। इंटरनल लिंक को ही हम इनबाउंड लिंक बोलते हैं, एक्सटर्नल लिंक को ही हाँ हम आउटबाउंड लिंक बोलते हैं, ठीक है। हाँ वो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ठीक। सही पूछना था मुझे, डिफरेंस थोड़ा पता नहीं लगा। ओके। और आप गूगल अर्थ ऐप बढ़ा रहे थे आप, अब वापस ऐसी आ गई।
गूगल एड? गूगल आप वो पढ़ा रहे थे ना, तो आप चाहिए कैसी हो कैसे है? प्रॉपर समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। आप चैटबॉट में बोलेंगे? आप मैं बोल रहा हूँ गूगल एड तो सिखा रहे थे, तो अब वापस ऐसी आएगी ऐसा बोल। नहीं नहीं, ये एसईओ नहीं, मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आज बता रहा था कि आप एनालिसिस कैसे करोगे वेबसाइट्स को। हाँ। ठीक है। आप जब भी किसी क्लाइंट के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए जब आप डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करोगे, वर्क करना स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, हाँ, आप एनालिसिस करोगे। अब एनालिसिस मैंने में क्या जैसे करके रिपोर्ट निकाल के देना था। एनालिसिस में क्या क्या की वीकनेस है, वो मतलब क्या क्या इश्यूज हैं, बग्स हैं, जिनको हमें फिक्स करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सर्च रिजल्ट पेज पे। हाँ, आपने दो वेबसाइट बताया ना इसमें, उसमें कर सकते हैं। क्या? हेलो सर, आपने दो हाँ वेबसाइट बताया ना, उसमें कर सकते हैं ना वो ऑडिट, हाँ, ऐसी ऑडिट कर सकते हैं हाँ इससे ऑडिट कर सकते हो जो मैंने टूल्स बताए, तो मैंने आपको चैटबॉट में ना। भी सेव किया है। हाँ, थैंक यू। ओके जितेंद्र, और कोई क्वेरी गाइस आप लोगों की? ओके जयश्री, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। ओके गाइस, कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। Then हम नेक्स्ट क्लास में अपना वर्डप्रेस के बारे में सीखेंगे, वर्डप्रेस जानेंगे कैसे वर्डप्रेस पे कस्टमाइजेशन करना है। ओके। ओके सर, shall I leave? हेलो, हाँ जी। हेलो हाँ जी। हाँ। ये पूछ रहा था वो शनिवार को क्लास हुआ था शनिवार हेलो सर, आज का क्लास सैटरडे इतना ही को। था क्या? एक सेकेंड, जितेंद्र आप क्या बोल रहे हैं? आपकी तरफ से काफी मतलब वॉइस इशू आ रही है। जैसे बोल रहा था मैं, वो सैटरडे को क्लास हुआ था ना, वो कौन पे बैठिए का, हाँ। तो उसमें बताया था वो वन पेज में वो वर्ड प्रेस में करने का। तो दूसरी वेबसाइट हो तो उसमें कैसे करेंगे? वर्ड प्रेस वाली वेबसाइट में हो तो उसमें कैसे करेंगे? वो वन पेज है। अगर वर्डप्रेस पे नहीं है हाँ। तो उसके लिए जितेंद्र आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप HTML जानते हो, HTML एडिट कर सकते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और उसमें तो कर सकते हैं ना, वर्ड प्रेस में? वर्ड प्रेस में तो वही कोडिंग की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस में आपको सारी चीजें कस्टमाइज मिलती हैं, प्लगइन का आप यूज करते हो और प्लगइन की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को जो भी आपके इश्यूज होते हैं उसको फिक्स करते हो। ठीक है, वर्डप्रेस एक इजी कस्टमाइजेशन है। ठीक है, वहीं अगर अदर लैंग्वेज पे आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो वहाँ पे आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, थैंक यू। यस अनूप, क्या बोल रहे थे आप? आज का क्लास इतना ही है क्या? मैं हाँ, मतलब ये आज मैं आपको ऑडिट के बारे में बता रहा था, ये ऑडिट की क्लास थी। ठीक है, मैं आपको ठीक है, नेक्स्ट। shall I leave? Shall I leave? यस यस। Okay, thank you. ओके गाइस, हैव अ गुड डे, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट।